पंकज, एज 20 एंड एड्रेस पटना। मैं इसे सबमिट करता हूँ तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसे हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एंड इसे अगर मान लो कि मैं अजय को अपडेट करना चाहता हूँ, जस्ट एडिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इसको मैं एडिट कर दिया, कुमार, एज 20 एंड दिल्ली द्वारका। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अजय जो था, अजय कुमार हो गया, 20 दिल्ली द्वारका, अभी अपडेट हो चुका है। तो इस पूरे ट्यूटोरियल सीरीज में हम इस तरीके का ऐप क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि हम डेटा को कैसे कम्युनिकेशन करते हैं व्यू एंड मॉडल के बीच में, कंट्रोलर कैसे एक्ट कंट्रोल करता है व्यू और मॉडल को, फंक्शन को हम कैसे रन सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग है जो आपको इस ट्यूटोरियल सीरीज में सीखने को मिलेगा गाइज। और आप सोच रहे होंगे कि अभी एंगुलर का जो है 6 वर्जन अवेलेबल है, तो एंगुलर 1 पे क्यों ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी एंगुलर 1 का मार्केट में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि एंगुलर 1 बिल्कुल अलग है और इसके बाद वाले जितने भी वर्जन है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया है तो दोनों फ्रंट एंड के लिए ही, बट एंगुलर 1 जो है वो मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम पे है और एंगुलर के अदर जो वर्जन्स हैं वो एंगुलर के कंपोनेंट बेस्ड पे है। तो चलिए मैं आपको, अब मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, जैसे कि ये वो प्रोग्राम का फ़ोल्डर है जो अभी रन करके दिखाया मैंने। मैं इसी का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से आपको बताऊँगा एक एक कोड करके कि कैसे वर्क करता है, ताकि आपको एंगुलर भी समझ में आ जाए। तो ऐप 2 दे देता हूँ मैं इसे, एंड मैंने इसको ओपन किया है अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ पे जो है हम इसमें अपना कोड एडिट करेंगे और इसमें जो है मेरा पहले से जो कोडिंग किया हुआ है वो है। तो मैं यहाँ से सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ पहले, और बिल्कुल ही स्क्रैच से बनाएंगे। मैं इसको भी हटा देता हूँ एंड जो मेन JS है इसे भी हटा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम index.html में आते हैं और HTML का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो लिख लेते हैं। ओके, हमने टाइटल दे दिया एंगुलर CRUD ऐप। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक एंगुलर JS की फाइल चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सोर्स बना देता हूँ स्क्रिप्ट का, एंड इसमें हम सोर्स में क्या डाल देंगे, इसका रेफरेंस दे देंगे। तो हमारा जो JS है इसका नाम क्या है, angular.js। ओके, तो अब हमें angular.js, अभी तो यहाँ पे ये खाली है, इसमें कोई कोड है नहीं, तो हम गूगल पे चलते हैं और angular.js डाउनलोड करते हैं। तो सिंपली डाउनलोड करने के लिए आप लिखोगे angular एंड angular.org पे आपको जाना है। यहाँ से आप डाउनलोड angular.js पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास ये जो लिंक यहाँ दिख रहा है कंट्रोल, इस पर क्लिक करके कंट्रोल करेंगे तो ये लिंक आपको कॉपी हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसका डायरेक्ट CDN यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ सोर्स की जगह CDN यूज कर लेंगे, बट मैं CDN यूज नहीं करूँगा। कोड को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ से इस कोड को मैं जस्ट कॉपी करके अपने angular.js वाले फाइल में इसको पेस्ट कर देता है। तो अब जो हमारा angular.js का फाइल था अब हमारे लोकल सिस्टम पे अवेलेबल है। तो ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो मान लो कि जैसे आप कोई जावास्क्रिप्ट का प्लगइन यूज करते हो, तो प्लगइन यूज करने के लिए हमें उसका रेफरेंस देना होता है, उस फंक्शन को हमें कॉल कराना होता है, तभी तो पता चलता है कि इसमें हमने इस जावास्क्रिप्ट को यूज किया है। उसी तरह अगर हम angular.js को यूज करना चाहते हैं तो हमें एक एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, जिससे कि पता चले कि ये जो हमारा HTML का DOM है ये angular.js यूज कर रहा है। तो जस्ट फॉर चेकिंग कि हमारा जो angular.js फाइल है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ng मॉडल नाम का
ng module नाम का जो डायरेक्टरी है इसमें मैं एक नाम पास कर देता हूँ डेटा, ओके। एंड यहाँ पे हम एक h1 टैग ले लेते हैं एंड यहाँ पे इस तरीके से एक्चुअली एंगुलर जेएस में अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है तो उसे डायरेक्ट आप HTML प्रिंट करा सकते हैं, बट उसका एक रूल है कि उसे आप इस तरीके से लिखेंगे, 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस इनपुट फील्ड में जो भी मैं टाइप करूँ वो यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए हमें एक ng मॉडल नाम का डायरेक्टिव इंट्रोड्यूस कराया है। ये ng मॉडल क्या करेगा, यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो इसके अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव करते हैं और चेक कर ले हमारा चलता है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पता चल जाएगा कि हमारा जो एंगुलर जेएस का फाइल है वो वर्क नहीं कर रहा है। इसको मैं रन कर लेता हूँ। इसमें कुछ टाइप करके देखते हैं। ओके, तो हमारा एंगुलर जेएस जो है नहीं चल रहा। एक बार हम इन सबको सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मॉडल होता है, मैंने मॉडल लिख दिया था। एंड इसको रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नीचे टाइप होते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ करना कितना आसान है। अगर यही आपको प्योर जावास्क्रिप्ट में करना होता तो आप पहले क्या करते कि इस फील्ड की जो वैल्यू है, कोड पे आता हूँ, जो इनपुट टैग पे यहाँ पे आपको एक फंक्शन लिखना पड़ता, ऑन क्लिक इवेंट चलाना होता। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलता, ओके, कोई भी फंक्शन चलता। ऑन की अप, नो, ऑन की अप, ये एक फंक्शन है। ऑन की अप पे एक फंक्शन चलेगा। ऑन की अप करने का मतलब है कि जितनी बार की प्रेस होगा एक फंक्शन रन होगा। उस फंक्शन से के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि इस इनपुट फील्ड की हम वैल्यू उठा लेंगे और जितनी बार हम चेंज करेंगे उसकी वैल्यू आते रहेगा हमारे पास, और उस वैल्यू को हम इसमें h1 में अपेंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना लेंदी हो जाता है कोर जावास्क्रिप्ट से इस चीज़ को करना। तो ये हमारे ऐप से कोई रिलेटेड नहीं था, बस मैंने चेक करने के लिए ये किया था कि हमारा जो ऐप एंगुलर जेएस का फाइल है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं जिसमें कि हमारा ये वाला main.js रेफरेंस होगा। एंड main.js, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई मॉड्यूल डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ng ऐप लिखेंगे तो ये जो एंगुलर जेएस है, जो HTML है, एंगुलर जेएस समझ जाएगा कि मैं इस पेज में यूज किया जा रहा हूँ। बट अगर हमें कस्टम बनाना है तो हमें उसको डिफ़ाइन करना होगा। तो सिंपली एक मॉड्यूल बनाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल में बना लेता हूँ CRUD ऐप, एंड इस वेरिएबल में हम क्या बनाएंगे, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। ये मॉड्यूल जो हमारा मेथड है ये 2 पैरामीटर लेता है। एक तो हमारा मॉड्यूल का नाम जो हमने दिया है CRUD ऐप, एंड दूसरा सेट ऑफ अरे जो कि हमारा जितने भी डिपेंडेंसीज होंगे इसमें आएंगे। तो इसके बारे में अभी डिस्कस करना सही नहीं होगा। बेसिकली जब हम एक्सटर्नल फाइल को यूज करते हैं, जैसे कि मान लो ng राउट हुआ, आपको राउटिंग के लिए कोई चीज़ यूज करना हो तो वो बेसिकली एंगुलर का फाइल नहीं होता। हम जैसे हम कोई भी प्लगइन यूज करते हो ना jQuery का, तो बेसिकली उसके लिए आपको jQuery चाहिए ही होता है, jQuery का फाइल, और उसके साथ जो उसका प्लगइन होता है उसको यूज करना होता है। उसी तरह हमें यहाँ पे करना होता है। अगर हम एंगुलर का जो कोर एंगुलर का जो फाइल नहीं है बट हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको यूज करके
उसको हमें यहाँ पे रेफरेंस देना होता है कि हमने आपको angular.js फाइल में इंक्लूड कर लिया है। तो ये जो हमारा अरे है उस चीज़ के लिए यूज होता है। ये हमारा डिफ़ाइन हो गया मॉड्यूल। ओके, इसके बाद हमें कंट्रोलर डिफ़ाइन करना होगा कि ये हमारे HTML पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोलर डिफ़ाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये मॉड्यूल है इस मॉड्यूल का हमें एक कंट्रोलर डिफ़ाइन करना होगा। सॉरी, ये क्या रख दिया मैंने, क्रडर। ओके, तो ये जो मॉड्यूल है इसका हमें एक कंट्रोलर डिफ़ाइन करना है। कंट्रोल भी किया डॉट कंट्रोलर। ये कंट्रोलर क्या लेता है, ये लेता है कंट्रोलर का नाम। तो हमारे इस कंट्रोलर का नाम देता हूँ मैं क्रड कंट्रोलर। सॉरी, क्रड कंट्रोलर, एंड ये एक फंक्शन को लेता है। तो ये हमारा एक बेसिक इन्वायरमेंट होता है। बेसिकली ये जो हमने मॉड्यूल बनाया है इससे पता चलता है कि ये जो हमने कस्टम नाम डिफ़ाइन किया है ये आ जाएगा हमारा बेसिकली होम पेज पे। जो HTML का मेन पेज होगा वहाँ हमें ngF इक्वल टू ये रेफरेंस देना होगा कि हमने एक कस्टम मॉड्यूल बनाया है और वो मॉड्यूल का नाम जो है क्रडक है। डिफ़ॉल्ट में क्या था कि ngF लगा दिए तो एंगुलर अपने आप ही समझ जाता था कि ये जो एप्लीकेशन है एंगुलर में बना है, बट हम उस एप्लीकेशन का एक नाम दे दिए कि ये जो एंगुलर में एप्लीकेशन बना है वो क्रडक है। अब जो हमने कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर किस लिए यूज होगा, सपोज मान लो बॉडी का हम सेक्शन यूज करते हैं। आपने देखा होगा हम HTML में सेक्शन यूज करते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल D कर लिया, कंट्रोल V। तो ये दो सेक्शन है। ये ngF क्या किया कि इसको पता चल गया कि इस पेज में हम एंगुलर को यूज कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे उसे पता होगा कि ये एंगुलर के अंदर की कोडिंग होगी इसमें। अब हमें एक एक सेक्शन को अलग से कंट्रोल करना है, तो हमें इससे पता चल गया कि इस बॉडी के अंदर हमने यहाँ से इसको रेफरेंस दे दिया, ये मॉड्यूल बना दिया। इस मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट कंट्रोलर बना सकते हैं। जैसे कि ये एक कंट्रोलर हो गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ng कंट्रोलर, ng CON इक्वल टू यहाँ पे कंट्रोलर का नाम। तो इससे क्या हुआ कि अब ये जो भी हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे, बेसिकली कंट्रोलर क्या करता है कि मॉडल और व्यू को कंट्रोल करता है। इन दोनों के बीच जो डेटा के बीच में कम्युनिकेशन होगा, उन दोनों को जो मैनिपुलेशन होगा उनको हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोलर वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है ये बन गया हमारा इस सेक्शन के लिए, कि इस सेक्शन के अगर इस सेक्शन में हम कुछ चेंजेज करते हैं तो मैं यहाँ से इस कंट्रोलर के थ्रू हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई व्यू दे सकता हूँ, मॉडल दे सकता हूँ। बेसिकली जो हमारा एंगुलर JS है MVC पैटर्न पे वर्क करता है। तो जो भी हम HTML में लिखेंगे यहाँ पे जो भी कुछ दिखेगा वो होता है हमारा व्यू, एंड जो भी हम यहाँ से डेटा पास करेंगे, जैसे कि यहाँ से कोई मैंने कंटेंट पास किया, कोई वेरिएबल पास किया, वो हो जाता है हमारा मॉडल। और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, हमारा ये कंट्रोलर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होगा। ये जो कंट्रोलर है जो भी ऑपरेशन करेगा ये कंट्रोलर हो गया। इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो डेटा हमारा मॉडल हो गया, और जो हमें HTML पेज पे दिखेगा वो हमारा व्यू हो गया। ओके, नेक्स्ट एक और चीज़ है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये सर्विसेज एज ए पैरामीटर लेता है। तो एक सर्विस है हमारा स्कोप। ओके, स्कोप सर्विस जो है ये डिफ़ॉल्ट ही यूज होता है। इसके अंदर एंगुलर JS में स्कोप नाम का जो सर्विस है कोडिंग कर रखा है। तो जो भी हम इस कंट्रोलर के अंदर कुछ भी हम व्यू और मॉडल में कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, उसको हम स्कोप के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक डेटा बना लेता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे कोई डेटा भी बनाना हो तो हम स्कोप के अंदर ही बनाएंगे। बेसिकली स्कोप एक ऑब्जेक्ट हो गया
एंड इस ऑब्जेक्ट स्कोप ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक अरे बनाते हैं जो कि हमारा नाम है रिकॉर्ड। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। इक्वल टू बेसिकली एक अरे को कंटेन कर रहा है एंड इस अरे के अंदर हम बहुत सारे डेटा डालेंगे। पहला डेटा में हम क्या डालेंगे, नेम, उसका वैल्यू। बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट है। अगर आपको नहीं पता जेसन फॉर्मेट तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एज एंड एड्रेस। ओके, यहाँ पे कॉमा दे देंगे। इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी कर लेता हूँ। और ये हम लास्ट वाला हटा देंगे क्योंकि इसके बाद कोई डेटा नहीं आ रहा तो हमें यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डेटा को चेंज कर देता हूँ। दिल्ली 20 अजय आशीष 26 एड्रेस यूपी। तो ये जो है हमारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली एंगुलर.js जो है टू वे डेटा बाइंडिंग पे काम करता है। तो ये टू वे डेटा बाइंडिंग काम कैसे होता है कि जैसे ही हमने एक कंट्रोलर डिफाइन किया यहाँ पे, ओके, तो ये कंट्रोलर जो है इस स्कोप के साथ में इस HTML के इसके अंदर जितना भी कुछ हम व्यू लिखेंगे उसके अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर प्योर जावास्क्रिप्ट में करना होता तो क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल लिया इतना लेने के बाद आपको फिर इसका हमें एक्सेस करना पड़ता, इस एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ता एंड फिर हमें इसके अंदर .html करके इसमें अपेंड करना होता है या फिर jQuery का कोई भी मेथड यूज करके हम इसमें अपेंड कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एंगुलर.js कितना ईजी है। अब क्या होगा कि ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड एक हमारा वेरिएबल हो गया, स्कोप एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, सर्विस है एंड इसका हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया रिकॉर्ड, जो कि एक अरे को कंटेन करता है। ये हमारा अरे है ना, एक अरे वेरिएबल बना दिया हमने जो स्कोप के अंदर हमें मिलेगा। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कंसोल करके दिखा देता हूँ कि स्कोप क्या क्या कंटेन करता है। console.log एंड यहाँ पे हम इस स्कोप को लॉग करा देते हैं। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर देंगे, इसको सेव कर देते हैं और कोड को रन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, ओके, कुछ शो नहीं हो रहा, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। console.log scope SCOP, दैट्स राइट। इसको सेव कर लेते हैं, index.js को भी सेव कर लेते हैं, angular.js तो सेव आएंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितने सारे जो स्कोप ऑब्जेक्ट है, स्कोप सर्विस है, कितने सारे ऑब्जेक्ट के साथ में आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं चाइल्ड स्कोप है और जो हमने ये इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करी थी रिकॉर्ड्स, इसके अंदर क्या है, 3 एलिमेंट है, एक अरे है। तो अगर हमें इसको एक्सेस करना होगा तो हम इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। स्कोप के अंदर हम रिकॉर्ड के अंदर जाएंगे और सबका देख रहे हैं कि आप यहाँ पे सबका इंडेक्स बनते आ रहा है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसको रन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने स्कोप को कंसोल कराया था। कंसोल करने पे क्या आया, ये इतने सारे इसके प्रॉपर्टीज और मेथड हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो कस्टम बनाया था, जो हमने कस्टम एक प्रॉपर्टी इसमें असाइन किया था रिकॉर्ड्स नाम का, वो भी इसके साथ में आ गया है।
तो जो इसके साथ में जो भी हमने डिफ़ाइन किया था वो क्या होगा ना कि ये टू वे डेटा बाइंडिंग है, तो हम इसको डायरेक्टली हम HTML में एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, और सिंपली मैं एक और चीज़ दिखा दूँ आपको। ये तो हो गया, हमने पूरा कंसोल को एक्सेस कर लिया। अगर मुझे सिर्फ इसको एक्सेस करना होता तो क्या करना होता, जस्ट डॉट यहाँ पे लगा करके इसको पेस्ट कर देते रिकॉर्ड्स। अब हमारे पास ये रिकॉर्ड वाले जो डेटा आएगा वही हमें एक्सेस होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक अरे है और इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने यहाँ पे ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट का हमें नेम को एक्सेस करना हुआ तो यहाँ पे 0 और इसका डॉट नेम, तो हमारा यहाँ से नेम एक्सेस हो जाएगा। 0 जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या क्या हमारा है, एड्रेस है, एज है, नेम है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम डायरेक्ट HTML में एक्सेस कर सकते हैं। यही है हमारे JS का जो मैजिक है। मुझे ये इस JavaScript की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमें डेटा को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्ट यहीं से। अब ये जो डेटा है ना हमारे स्कोप में आ चुका, कंट्रोलर में आ चुका है। अब ये कंट्रोलर क्या है, यहाँ HTML में भी डिफाइन है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगा। यही होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। हमें दो बार डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना है कि चलो यहाँ पे जो डेटा आया उसको फिर HTML का एलिमेंट एक्सेस करके उसमें अपेंड करो। जस्ट हमें यहाँ पे डिफाइन करते हैं ये डेटा जो है हमारे पास HTML में भी अवेलेबल है इस कंट्रोलर के अंदर। चूँकि हमने ये जो डेटा बनाया है इस कंट्रोलर के अंदर बनाया है, ये जो हमारा कंट्रोलर है, इसलिए इसी कंट्रोलर के अंदर में होगा। तो इस कंट्रोलर को हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे टेबल, इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल। टेबल के अंदर TR दे देते हैं। एंड एक इसका डायरेक्टिव होता है ng repeat। जैसे कि आपने फॉर ईच लूप देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो फॉर ईच लूप आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा इन रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये डेटा क्या आ रहा है, जैसे कि आपने ये देखा ना, ये डेटा क्या हो गया हमारा, ये नंबर हो गया। ये उतनी बार डेटा जो है एक एक के पास में जाएगा और उसके डेटा पे इटरेट करेगा। तो अब डेटा क्या आ गया, डेटा इन रिकॉर्ड्स। तो अगर मुझे किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे TD बना देता हूँ। ओके, अगर मुझे इसे को एक्सेस करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, आपको मैंने पहले बताया था कि हमें किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो एंगुलर में हम डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा डॉट नेम। बेसिकली ये डेटा अब क्या कर रहा है कि बारी बारी तीनों जो डेटा है उस पर इटरेट करेगा। पहली बार जाएगा उसको घूमेगा, पहली बार जाएगा यहाँ पे डेटा इन रिकॉर्ड्स। अब ये डेटा आया तो इसने अब डेटा यहाँ पे एक डेटा नाम का वेरिएबल 0 नाम पे, 0 के जगह पे डेटा नाम का वेरिएबल आ गया। अब ये डेटा में से हमें नेम को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना है, डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट एज, डेटा डॉट एड्रेस। तो यहाँ पे कितने डेटा हैं, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 बार इटरेट करेगा। तो तीनों बार हमें क्या डेटा मिल जाएगा, पहली बार इसको मिला, पहली बार जब आएगा तो इसको पंकज मिलेगा, दूसरी बार अजय मिलेगा, तीसरी बार आशीष मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ नेम की जगह एज कर देंगे एंड एड्रेस। ये बिल्कुल सेम होना चाहिए क्योंकि हम इसी के बिहाफ पे यहाँ से हम डेटा को रिसीव करेंगे। एंड इसको रिफ्रेश करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे डेटा एक टेबल में आ चुके हैं। तो यह इन सारे डेटा को एक और इसके साथ में वेरिएबल पास होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते थे, मैंने उसको कंसोल कराया था। ये जो रिकॉर्ड हमने कंसोल कराया है ना, तो ये डिफ़ॉल्ट में ही ये नंबरिंग जो है अपने आप ही आ जाती है। तो AngularJS ने क्या किया है कि इस नंबर को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग से वेरिएबल बना दिया है जिसमें कि ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो उसे में भी हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे। नेम की जगह क्या कर लेंगे, यहाँ नेम भी हम एक्सेस नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली ये हमारा उसका इंडेक्स ही दिखाई देगा। तो इसका हमें सिंटेक्स होता है $इंडेक्स। अब जैसे ही $इंडेक्स लेंगे, ये उसका इंडेक्सिंग दिखा देगा रहेगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं 0 नंबर पे हमारा पंकज है, 0 नंबर पे पंकज, 1 पे अजय, 1 पे अजय, 2 पे आशीष, 2 पे आशीष। ओके, तो ये हो गया कि हमने डेटा को मॉडल से हमें व्यू में शो करा दिया। अब हमें क्या करना है कि इन सारे डेटा को डिलीट करना है, इनको अपडेट करना है। तो चलिए इस सारी चीज़ों को भी हम एक्सेस कर लेते हैं। तो सिंपली मैं आता हूँ यहाँ पे कोड पे, एंड यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, टाइप बटन। सेम चीज़ यहाँ भी बना लेंगे। इनपुट टाइप बटन, एंड जैसे कि प्योर जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन एट्रीब्यूट होता था ना कि ऑन क्लिक नाम पे कोई फंक्शन रन होता था, उसी तरह हमें ng क्लिक पे एंगुलर में अगर कोई फंक्शन हमें रन कराना है तो उसे हम ng क्लिक के नाम से असाइन करेंगे और इसके अंदर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो पहले में मैं क्या कर देता हूँ, इसमें एडिट के लिए डाल देता हूँ, एंड इसकी जो वैल्यू है एडिट। ओके, एंड इसमें जो फंक्शन होगा वो होगा एडिट, एंड यहाँ पे जो है इसको हम डिलीट के लिए बनाएंगे। तो इसमें ng क्लिक जो है यहाँ पे डिलीट फंक्शन चलेगा। ओके, एंड इसकी जो वैल्यू है, ताकि हमें इस बटन पे शो हो कि ये बटन किस पर्पज़ के लिए है, इसकी वैल्यू हम देते हैं डिलीट। ओके, एक बार इसको रन करके देखते हैं तो हमारा डिलीट फंक्शन चलेगा। मैं डिलीट को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको रिफ्रेश कर लेता है। तो हमारा बटन भी आ चुका है, एंड मैं इसका एक th दे देता हूँ ताकि पता चले हमें। यहाँ पे एक th बना लेते हैं, एंड th, पहले में क्या है हमारा इंडेक्स, दूसरे में हमारा है नेम, तीसरे में है हमारा एज, चौथे में है एड्रेस, इसमें एडिट, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिलीट बटन, ताकि ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे। अभी पता नहीं चल रहा था। तो अभी तक जो हमने काम किया उसका आउटपुट आपको सामने दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि इन सब पे जब क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन रन होना, और उस फंक्शन में हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो अब हम जानेंगे कि AngularJS में फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। तो बेसिकली अगर फंक्शन जैसे कि हम प्योर जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक चलाते हैं, वैसे ही AngularJS में ng क्लिक चलता है। तो ng क्लिक पे ये फंक्शन रन होगा। अब इस फंक्शन को रन कैसे कराना है, क्योंकि अब ये जितना भी हम इसमें कुछ कोडिंग लिख रहे हैं ना, जो भी हम ये जो हम डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं ng क्लिक डायरेक्टिव, तो ये सारा हमें ऑटोमेटिकली स्कोप के अंदर अवेलेबल होगा। तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, स्कोप के अंदर होगा ना, तो स्कोप
स्कोप सर्विस के अंदर जो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम हमारा क्या है, डिलीट इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट एंगुलर.js में फंक्शन को लिखते हैं। आपको ng क्लिक पे फंक्शन का नाम लिखना होगा और main.js में स्कोप डॉट उस फंक्शन का नाम, और इसके अंदर हम एक फंक्शन को असाइन करेंगे। तो बेसिकली अगर इस पर कोई क्लिक हो तो मैं इसे चेक करने के लिए बस एक एलर्ट्राम का जो पॉपअप हमें शो करेगा, ओके। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हेलो आई क्लिक्ड, हमारा जो फंक्शन है सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी हमें आईडी चाहिए। यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसकी अगर आईडी आ गई हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो डेटा है, मैं एक बार फिर से इसको कंसोल लॉग करा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यदि हम इस आईडी को एक्सेस कर लें और इसको एक्सेस कर लेंगे तो हमारे जो प्योर जावास्क्रिप्ट है उसमें एक ऑप्शन होता है अरे से डेटा को डिलीट करने का। अगर हमारे पास उसकी इंडेक्स नंबर मिल गई तो हम उसके थ्रू पे उस डेटा को हम डिलीट कर पाएंगे। जैसे कि मान लो कि रिकॉर्ड नाम का ये है, अगर मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ जो 0 नंबर पे है, तो उसके लिए हमारे जावास्क्रिप्ट में मेथड अवेलेबल है जिसे हम यूज करके इसको हम डिलीट कर पाएंगे। तो अभी हमारा क्या गोल रहेगा कि हमें इसका बस इंडेक्स नंबर मिल जाए। तो एक दिस नाम का कीवर्ड होता है, ओके। तो हम आते हैं यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक होगा तो हम एक दिस नाम का कीवर्ड जो होता है उसे हम एक्सेस कर लेंगे। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं इंडेक्स नाम का। इस इंडेक्स में हम क्या करेंगे, दिस डॉट इसका जो इंडेक्स है, और हम इंडेक्स कैसे एक्सेस कर रहे थे, INDEX, जो कि इंडेक्स एक अपने आप में ही एक वेरिएबल है। तो जिस पे क्लिक होगा उसका इंडेक्स हमें मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सेस किया था तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही कॉल होता है इंडेक्स। तो जस्ट हमारा गोल अभी क्या है कि हमें इसका इंडेक्स मिल जाए। तो मैं यहाँ पे अलर्ट क्या करा लेता हूँ, इसका इंडेक्स नंबर, ओके। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमने इंडेक्स नंबर इसका एक्सेस कर लिया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इंडेक्स नंबर 1 बिल्कुल सही है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर 2 पे आशीष है, इंडेक्स नंबर 2 पे आशीष है, डिलीट पे क्लिक किया, इंडेक्स नंबर 2 पे हमारा आशीष वाला जो इंडेक्स है वो हमारे पास। तो फाइनली हमारा जो मेन गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। चूँकि अब इन सब में हम यही मेथड अप्लाएंगे, सब कुछ आईडी पे ही प्ले करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इस आईडी के थ्रू इसमें से हमें किसी को डिलीट करना है। तो सिंपली हम यहाँ से क्लिक इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। डॉट स्प्लाइस, अगर हमें किसी अरे से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डॉट स्प्लाइस करते हैं, ओके। एंड डॉट स्प्लाइस क्या लेता है, एक तो इंडेक्स नंबर लेता है कि किसको डिलीट करना है। डॉट स्प्लाइस क्या लेता है, एक इंडेक्स नंबर लेता है। तो हमारे पास इंडेक्स नंबर है ये वाला, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर दिया। एंड नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड, कितने नंबर हमें डिलीट करना है, कितने रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हमें एक डिलीट करना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये हमारा चलता है कि नहीं। मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये डिलीट हो गया। बेसिकली जैसे ही डिलीट होता है तो ये अपने आप ही इंडेक्सिंग चेंज हो जाता है। चूँकि अब 2 ही ऑब्जेक्ट बचे हैं हमारे पास, मैंने एक को क्लिक किया तो हमारा डिलीट ऑपरेशन जो है सही चल रहा है।
जिसके लिए आपको समझाने के लिए, सपोज करो एक वेरिएबल है x और इसके अंदर अरे है और इसमें बहुत सारे डेटा है a b c। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लो आपको a एक्सेस करना है, चलिए मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। तो मान लो कि मुझे इसको एक्सेस करना है, a को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं console.log कर लेता हूँ, console.log। हमें इस a को एक्सेस करना है, ओके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होगा, x यहाँ पे क्लिक करेंगे और अरे के अंदर किसी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स के थ्रू कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी प्रोग्रामिंग में जो नंबरिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये कितना होगा 0 1 2। यहाँ पे मैं 0 प्रेस करूँगा तो ये हमें ये रिटर्न देना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या रिटर्न करता है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने ये को साथ ही साथ मैं इसको भी लॉक करा लेता हूँ x को। console.log x, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो इसमें भी 3 डेटा है a b c, ओके। 0 पे 1 है, 1 पे b है, 2 पे c है। तो मुझे a को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हमें क्या पास करना होगा 0। अगर हमें c को एक्सेस करना है तो यहाँ पे कितना है, c नंबर 2 नंबर पे है, तो मैं जस्ट यहाँ पे नंबर 2 कर दूँगा। तो जो हमारा c नंबर पे डेटा है वो एक्सेस हो जाएगा, जो c डेटा है वो एक्सेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे c हमारा एक्सेस हो चुका है। सिमिलरली अगर मुझे इसमें से किसी को डिलीट करना है, ओके, तो मैं इसको इसके बाद में लॉक कराता हूँ ताकि हमें दिखे। अगर हमें डिलीट कराना है तो हमें क्या करना होगा कि स्प्लाइस हमारा चलता है और ये कहलाता है हमारा इंडेक्स नंबर। मान लो कि मैं a को डिलीट करना चाहता हूँ और कितने डेटा को डिलीट करना है, हमें एक ही डेटा को डिलीट करना है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये कोई एरर तो नहीं दे रहा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है, हमने 0 नंबर पे क्या किया, इसने पहले इसको लॉक कराया हमने। पहले ये हमारा यहाँ से लॉक हो रहा था तो ये इसका डेटा आ रहा था, यहाँ से आते हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि इसने a को डिलीट कर दिया। ये हमारा तीनों लॉग हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही हमने लॉक कराया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या मिला, x की वैल्यू यहाँ पे तीनों जो इसके अंदर जो डेटा है वो आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया कि जो 0 नंबर पे है ये इसको a को डिलीट कर दिया, फिर हमने लॉक कराया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ से a डिलीट हो गया। जब दूसरी बार लॉक हुआ x की वैल्यू तो x में बस b एंड c आ गया। तो b एंड c का जो क्या होगा कि अपने आप ही ये इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। पहले क्या था a b c, लेंथ यहाँ से डिलीट कर दिया है हमने। तो 0 और 1 बेसिकली ये क्या कर रहा है कि b जो था, अब चूँकि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें से अगर हम 3 एलिमेंट है उसमें से दूसरे को डिलीट कर देंगे तो इसका जो नंबरिंग है 0 3 होगा। मेरा समझाने का पर्पस यही था इतना कि ये नंबरिंग अपने आप ही बस ये काउंट, ये अपना डेटा देखेगा और इसे हमेशा 0 से ही काउंट करेगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे 1 को डिलीट करता हूँ तो ये 0 1 आता है, 0 1 ही रहता है, ना कि 0 2 बजेगा। तो मैं डिलीट करता हूँ अजय को तो आप देख सकते हैं कि 0 1 है। सेम मेथड है यहाँ पे, जैसे कि मैंने a को डिलीट कर दिया तो अब 2 ही एलिमेंट है, वो हमेशा ये यहाँ से काउंट करता है। तो 2 ही एलिमेंट है तो 0 1। तो बेसिकली मुझे समझाने का ये जो एग्जांपल दिया मैंने ताकि आपको अरे अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे कि इसको मैं हटा देता हूँ पहले। आई थिंक कि आपको ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है कि डेटा को ऐड करना है।
तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं यहीं पे। इसी टेबल के ऊपर एक और टेबल बना लेते हैं। टेबल, इसमें भी बॉर्डर दे देते हैं। एंड इसमें एक टियर बनाएंगे एंड इसमें हम TD पहला इनपुट जो होगा हमारा इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ भी इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसमें भी इनपुट रहेगा हमारा टाइप टेक्स्ट, इसमें भी इनपुट रहेगा हमारा। इसका जो टाइप है हम बटन कर देते हैं एंड इस पे भी जब हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन हमें रन करना है, ng क्लिक। ओके, तो ng क्लिक पे हमें क्या करना है, ऐड यूज़र नाम की एक हम फंक्शन चलाएंगे। और इन सब, चूँकि अगर हमें इसको ऐड करना है तो इनकी हमें कुछ डेटा को रिसीव करना होगा, तभी ये जाएगा कंट्रोलर में। कंट्रोलर फिर मॉडल को अपडेट करेगा और जब मॉडल अपडेट हो जाएगा तो व्यू में शो हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे, उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं ng मॉडल। ng मॉडल इक्वल टू, इसमें डेटा डाल देते हैं, डेटा डॉट नेम, चूँकि इस फील्ड से नेम जाएगा। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर हमें डालना होगा ng मॉडल। ये क्या करेगा हमारा, डेटा डॉट एज, सिमिलरली एड्रेस, यहाँ से हमें एड्रेस मिल जाएगा। सब पे प्लेस होल्डर डाल देते हैं ताकि पता चले। अब कंट्रोल दबा करके क्लिक करेंगे तो ये कर्सर बन जाएगा हर जगह। प्लेस होल्डर, इसमें हम नेम डाल देंगे, इसमें एज एंड इसमें एड्रेस। ओके, तो ये जो ऐड यूज़र है इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे फिर से। तो सिंपली हमारा वही मेथड रहेगा बनाने का, स्कोप, चूँकि सारा स्कोप के अंदर ही मिलेगा जो भी हम HTML में एंगुलर का कोड लिख रहे हैं। तो स्कोप डॉट हमारे फंक्शन का नाम ऐड यूज़र इक्वल टू, एक फंक्शन रन होगा ये। अगेन हम पहले चेक करेंगे हमारा फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं, एलर्ट लिख करके। वर्किंग, ओके, तो हमारा जो कोड है वर्क कर रहा है, हमारा फंक्शन चल रहा है। हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी थी इसलिए इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ऐड यूज़र, तो अब ये शो होगा ऐड यूज़र। ओके, तो एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ng मॉडल जो डिफ़ाइन किया है, मॉडल क्या करेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा डेटा नाम का, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होगी नेम, एज और एड्रेस। तो जो भी हम इसमें इनपुट फील्ड में वैल्यू डालेंगे उसको एक्सेस करना होगा, तो हमें डेटा डॉट नेम लिखना होगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डेटा को कंसोल करा लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि डेटा में क्या क्या आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ फिर से ये स्कोप के अंदर ही मिलेगा। जितना भी कुछ हम HTML से एक्सेस करेंगे सबको स्कोप के अंदर ही
यूज करना होगा। तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कोप रिकॉर्ड, स्कोप डिलीट, स्कोप एडिटर, तो सिंपली यहाँ पे हम कर लेंगे स्कोप डॉट डेटा। अब हमारे पास डेटा एक्सेस हो जाएगा कि डेटा में क्या क्या एलिमेंट है। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंसोल, ओके, CONSO, कंसोल डॉट लॉग, चेक कर लेते हैं। अनडिफाइंड, चूँकि इसमें हमने कोई वैल्यू डाला ही नहीं है तो मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ 45 एड्रेस समथिंग, ऐड यूजर किया। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी 3 प्रॉपर्टियाँ हैं। जो हमारा ऐड है इसने फॉर्म के डेटा को एज ए ऑब्जेक्ट में हमें रिटर्न कर दिया है, और इस ऑब्जेक्ट में 3 डेटा है और तीनों नेम और एज एंड एड्रेस, ये तीनों यहाँ पे आ रहे हैं। पहली बार में हमने कोई वैल्यू डाला ही नहीं था तो कुछ हो ही नहीं हो रहा था। सिंपली मैं यहाँ पे कोई नाम डाल देता हूँ ताकि मीनिंगफुल हो। अब मैं इसको ऐड यूजर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब कुछ आ गया। तो अब हमें इसमें ऐड करना है, तो इन्हीं सारी डेटा को हम इसमें कैसे ऐड करेंगे वो हम कोड पे चलते हैं। main.js, अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें इसमें ऐड करना है, ओके। तो किसी भी अरे में अगर हम कोई किसी चीज़ को ऐड करना है तो उसके लिए मेथड होता है डॉट पुश मेथड क्या करेगा, इसमें जो भी हमारा वेरिएबल है उससे हमारा इसको ऐड कर लेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, नेम, और नेम में हमारा कौन सा वेरिएबल आ रहा है, तो स्कोप डॉट ऐड यूजर, स्कोप डॉट डेटा ही दिया है ना मैं यहाँ पे, स्कोप डॉट डेटा नेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्कोप डॉट डेटा नेम, स्कोप डॉट डेटा डॉट नेम, यहाँ से क्या होगा, इसमें एक इस तरीके का रिकॉर्ड पुश करेगा, जो भी अरे होगा उसमें हमारा ये पुश कर देगा। तो इसी तरह हम तीनों के लिए बना देंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे एंड इसको Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा एज, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एड्रेस, ओके। एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, चूँकि हमने एड्रेस वाले फील्ड में एड्रेस ही नाम दिया था, एंड एज वाले में एज आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं कि पुश मेथड क्या होता है, अरे में कैसे चलता है, और पी स्लाइस कैसे यूज करता है। वैसे मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश तो करी है। अगर आपको सब तब भी समझ में ना आए तो सबसे पहले आपको ये जावास्क्रिप्ट का ये दिखाना पड़ेगा कि अरे में हम डेटा को कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब चेक करते हैं कि हमारा डेटा ऐड हो रहा है या नहीं। रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया कुछ भी, श्वेता, सॉरी, एज 30, एड्रेस यूपी। मैं इसे ऐड यूजर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, ओके। मैं इसमें कुछ और भी नाम चेंज कर देता हूँ, ये ऐड यूजर हो गया। इतना होने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जैसे कि मान लो पंकज है, मैं चाहता हूँ कि ये सारा ब्लैंक हो जाए। तो सिंपली मैंने क्या किया, ये ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ इसको ब्लैंक करना, तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ जो है इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे ब्लैंक कर सकते हैं। नेम इक्वल टू ब्लैंक कर दिया। बेसिकली अब क्या हो रहा है ना कि हमने इसके डेटा को सेट किया, वहाँ से हम डेटा को उठा रहे हैं यहाँ पे,
अगर हम उसकी वैल्यू सेट कर देंगे तो वहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएगा। उसी तरह एज का भी हम कर देंगे, फिर एड्रेस का भी कर देते हैं। इन सब की वैल्यू जो है ऐड होने के बाद इसकी वैल्यू जो है नल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगा। ओके, अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ ऐड करते हैं हम यहाँ पे। राम, एज 45, एड्रेस चेन्नई, ऐड यूज़र किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र ऐड हो गया है और ये भी जो फील्ड था उसकी वैल्यू ब्लैंक हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ से उसके फील्ड को बेसिकली हम क्या करते हैं ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में डॉट वैल्यू हम एक्सेस करते हैं, किसी इनपुट फील्ड का वैल्यू एक्सेस करना हो तो उसी तरीके से हमें एंगुलर.js में हम इस तरीके से उसका वैल्यू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू एक्सेस कर लिया हमने, एक्सेस किया और यहाँ पे इसमें पुश कर दिया। तो हम इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बट ये पुश करने के बाद हम इसकी खुद की वैल्यू हम 0 कर दे रहे हैं। ओके, अब दूसरा सेक्शन क्या होगा हमारा कि हम इसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए क्या करेंगे हम कि जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करने के बाद में वहाँ से भी हम उसकी जो इंडेक्स है उसको एक्सेस कर लेंगे। ओके, और इंडेक्स को एक्सेस करने के बाद ओके, तो हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करते ही इसकी जो वैल्यू है हम इसमें अपेंड कर देंगे। ओके, और अपेंड करने के बाद में हम इसको इसी को अपडेट करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे नहीं, तब तो एक ही पे 2 फंक्शन चल जाएगा। हम एक और ऐसा ही फॉर्म बना लेते हैं, वो सबसे बेटर रहेगा। तो एक और फॉर्म बना लेते हैं, फिर हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इसको जो हमारा अपडेट एडिट करने का पोर्शन होगा उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और कहीं पे आपको दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।